आवर सीरीज ऑफ क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी। और यहाँ पे हम हिंदी के सारे क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो भी हो उनको हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज राग वर्मा और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। सो यहाँ पे आंसर है कि अंबेडकर जी ने अपने लेख में वर्तमान समय में व्यक्तियों के उस समूह को संबोधित किया है जो समाज में जातिवाद के पोषकों के रूप में विद्यमान है और वर्तमान में यही विडंबना समाज को प्रभावित कर रही है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी आप देखो कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे समाज है कि अगर सुनार है तो उसका बेटा सुनार का काम ही करेगा, अगर कोई शिक्षक है तो उसका बेटा शिक्षक ही बनेगा, अगर कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर ही बनेगा। यानी वो पहले से डिसाइड होता है कि जो उसके पिता कर रहे हैं वही उनका जो आगे वाली संतान है वो वही करेगी। तो ये हमारे समाज में कमी है, ये हमारे समाज की विडंबना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो आंसर है कि जातिवाद के पोषक का कहना है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। उनका कहना है कि गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है और हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती। अब आप देखो कि जो जातिवाद के पोषक है यानी जिनको वो अच्छा लगता है जातिवाद, जो उन्हें पसंद करते हैं, वो उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो उनका तर्क ये होता है कि कार्य कुशलता यानी कार्य ठीक से हो इसके लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी आप सोचो कि अगर कोई जो होता है ना मूर्ति बनाने वाले जो कुम्हार है वो अगर अच्छे से मूर्ति बना रहा है तो उसका बेटा को मूर्ति बनाने ही आएगा, भले ही उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो। लेकिन क्या है कि हमारा समाज चाहता है कि वो कार्य कुशलता के लिए वही काम में बना रहे और यहाँ पे उसको पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती। हालांकि ये थोड़े पहले समय की बात थी, अब तो लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रहे हैं, सो अभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी भी बहुत जगह पे या फिर गाँव साइड में ऐसा माना जाता है। और अब के थोड़े पहले अगर आप जाओ, अंबेडकर जी के टाइम में जाओ, तो उस वक्त जाति प्रथा ये सब बहुत ही बड़े लेवल पे होता था। तो उस वक्त का ये लेख है। सो उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। फिर एक कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है, यानी जो हमारे लेखक हैं अंबेडकर जी, उनकी क्या आपत्तियाँ हैं इस पे। तो अब वो भी देखते हैं कि जातिवाद के पोषकों के तर्क के संबंध में लेखक के लिए पहली बात यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लेता है। बिल्कुल सही बात है कि वो काम का बंटवारा क्या करता है। आप देखो कि यहाँ पे जाति के आधार पे लोगों को पहचाना जाता है। जैसे होती है ना, बहुत सारी जातियाँ होती है, सोनार की, बढ़ई की, कुम्हार की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, शिक्षक की, पंडित की, सबकी एक जाति होती है। और अगर भले ही पंडित का बेटा पूजा कराए नहीं कराए लेकिन वो पंडित ही कहलाता है, तो ये गलत है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के भिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। मतलब आप देखो कि ये स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। अब देखो काम तो सब करते हैं, पंडित का काम है पूजा कराना तो वो पूजा कराते हैं, और वही बढ़ई का काम है कुर्सी टेबल बनाना तो वो कुर्सी टेबल बनाता है। तो काम तो दोनों का ही है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ऊंच नीच भी करार दे दिया जाता है। यही पे चाहे मनुष्य की व्यक्तिगत भावना हो, स्वाभाविक प्रेरणा हो या आर्थिक पहलू, जाति प्रथा हर तरीके से हानिकारक प्रथा है जो समाज को निष्क्रिय बनाती है। आप यहाँ पे देखो कि जो वर्ग है उसको हम लोग ऊंच नीच भी करार देते कि जो ब्राह्मण है वो ऊंचा जाति का हो गया, जो अलग काम करते हैं वो नीचे जाति के हो गए। तो इस तर्क पे क्या है कि लेखक ने अपनी आपत्ति जताई है कि चलो ठीक है, अगर श्रम विभाजन ही करना था तो कर दिया, तो यहाँ पे ऊंच नीच का करार नहीं देना चाहिए था, उनका विभाजन नहीं करना चाहिए था, उनको अलग अलग वर्गों में अगर बांट भी देना चाहिए तो वो स्वाभाविक विभाजन होना चाहिए, ये नहीं। आप देखो कि जो हमारे अंबेडकर जी है वो दलित वर्ग से आते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा सताया जाता था, तो उन्होंने ये सबको ध्यान में रख के ही शायद इस लेख को लिखा होगा। तो वो यहाँ पे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि भले ही बांट दे, इससे काम भले ही ईजी हो गया, लेकिन उन्हें थोड़ा स्वाभाविक तरीके से करना चाहिए कि किसी को भी अपने आप में गिल्ट महसूस नहीं हो कि अब दलित है तो उनको बुरा महसूस नहीं कराया जाए, ये उनका कहना था। फिर है कि जाति भारतीय समाज में
श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो आंसर है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ तो श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन ही नहीं बल्कि वर्गों की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देता है। बिल्कुल सही बात है, जो कि विश्व में किसी भी समाज में नहीं पाई जाती है। और आज सही बात है कि आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ इस तरीके का विभाजन नहीं किया जाता। आप देखो यहाँ पे अभी भी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोग अलग कास्ट में शादी नहीं करना चाहते, और वो सब क्या है, बस यही कारण है उसका, जाति प्रथा, श्रम विभाजन। मेन कारण यही है। लोग क्या करते हैं कि हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम अपने कास्ट से या अपने धर्म से अलग चाहते ही नहीं है, और यदि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आश्रित है। अब आप देखो कि मान लो कि मेरे पापा अगर प्रोफेसर है, ठीक है, नहीं प्रोफेसर नहीं, आप मान लो डॉक्टर है मेरे पापा, और मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगी कि अपनी रुचि के आधार पर काम करूंगी, मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगी। लेकिन क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर है तो मैं डॉक्टरी तो नहीं करने चली जाऊंगी, मैं ऑपरेशन तो नहीं करूंगी, सर्जरी तो नहीं करूंगी। तो ये क्या हो जाता है ना कि मनुष्य की रुचि पर आधारित होना चाहिए कि वो कैसा काम करना चाहते हैं, कौन से पेशे में रहना चाहते हैं। कुशल समाज में व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे कि जिसमें वह अपनी पेशा या कार्य का चुनाव खुद कर सके। अब क्या है कि काम जो होता है वो चुनने की अधिकार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि हमारा जो लाइफ है उसमें हम सबसे ज़्यादा अगर किसी में इन्वॉल्व रहते तो वो हमारा काम ही होता है। जो भी जॉब आप करो, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, कुछ भी करो, तो उसमें क्योंकि आपका डेली का 8 आवर आप उसमें दे रहे होते हो, और 8 आवर आप नींद ले रहे होते हो, बाकी आपका 8 आवर ही बचता है 24 घंटा में। तो इस तरीके से आप देखो कि हम लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अपने काम में देते हैं, और अगर वो हमारे मन लायक नहीं होगा तो हमारा ज़िंदगी क्या है, बोझ टाइप का लगने लगेगा। सो हमें वही काम करना चाहिए जो हमारी रुचि पर डिपेंड करे, ना कि हमारे समाज के कहने पे या जबरदस्ती, मतलब कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका आंसर है कि जाति प्रथा मनुष्य को उम्र भर के लिए किसी एक ही पेशे में बांध देता है, भले ही उसकी रुचि उस कार्य में हो या ना हो। प्रस्तुत लेख में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदू समाज में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देते हैं जो उनका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उस पेशा में परंपरागत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आप देखो कि जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है वो लेखक जाति प्रथा को कहते हैं, क्योंकि सही बात है कि ये लोगों की रुचि पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये पैतृक पेशा पे डिपेंड करता है। यानी हमारे जो दादा कर रहे हैं वो हमारे पापा करेंगे, जो पापा कर रहे हैं वो हमें करना पड़ेगा। तो ये कई बार क्या होता है कि लोगों की रुचि नहीं होती है, लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, और हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है कि हम अपने पेशा को परिवर्तित कर सकें। तो ये सब क्या हो जाता है कि बेरोजगारी का एक कारण बन जाता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो कि लेखक ने आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो बिल्कुल सही बात है, किसे मानेंगे, जाति प्रथा को मानेंगे। तो आंसर देख लेते हैं कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि यह हमें पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देता है। यह व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि को ध्यान में नहीं रखकर बल्कि सिर्फ जाति के आधार बनाकर व्यक्ति को पेशा चुनने के लिए बाध्य करता है। इससे कार्य कुशलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि व्यक्ति उस काम को मजबूरी में करता है, ना कि दिल या दिमाग लगाकर। अतः यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा ही है। बिल्कुल सही बात है कि भारत की अगर सबसे बड़ी समस्या की अगर हम बात करें तो वो जाति प्रथा ही है, जो सबसे बड़ी समस्या भारत में बनी हुई है, क्योंकि हमें ना काम बदलने का अधिकार दिया गया है, और अगर हमारा मन नहीं होगा तो हम उस काम को ठीक ढंग से कर भी नहीं पाएंगे, उसमें कुशलता नहीं आएगी, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हम काम क्या करने लगते हैं, क्योंकि पेट तो पालना है तो हम मजबूरी में काम करने लगते हैं, और हमारा जो दिनचर्या है वो बोरिंग बन के रह जाता है। तो ये बहुत ही गलत है, हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो कि लेखक ने पाठ में किसे
प्रमुख पहलू से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इस लेख में लेखक अंबेडकर जी ने अपने लेख में यही बताने की कोशिश की है कि जाति प्रथा किसी भी समाज की तरक्की के लिए आने वाले सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह मनुष्य की इच्छा के खिलाफ कार्य करता है, जिससे कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता और कार्य कुशलता में कमी स्पष्ट नजर आती है। यह देश की आर्थिक विकास के लिए भी हानिकारक पहलू है। इससे आपस में ऊंच नीच की भावना भी उत्पन्न होती है, जो स्वाभाविक नहीं है। अब आप देखो कि उसके क्या क्या हानिकारक पहलू हैं। तो आप देखो कि ये मनुष्य की इच्छा के खिलाफ काम करता है, लोग अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखो, अगर मुझे पढ़ाना पसंद है तो मैं ये कोशिश करूंगी ना कि मैं कितने अच्छे तरीके से आपको अपनी बात समझा पाऊँ। तो मेरा ये हमेशा ही प्रयास रहेगा कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ। लेकिन अगर मैं कोई और काम कर रही हूँ जिसमें मेरा मन बिल्कुल लगता ही नहीं, तो वहाँ पे मैं अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं खुद उस काम से तंग हो जाऊंगी। सो ये दिक्कत आ जाती है यहाँ पे। और फिर क्या है, इससे जो देश की आर्थिक विकास है, यानी आर्थिक विकास होगा ही नहीं, क्योंकि हम काम को मन लगा के नहीं करेंगे, वहाँ से हमें पैसा कमाएगा, और अगर पैसा कमाएगा तो आर्थिक विकास देश का कम हो ही जाएगा। तो और फिर इसमें ऊंच नीच भी हो जाता है, बहुत सारी भावनाएं हैं जाति प्रथा के अंदर ही जो आ जाती है, और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। फिर देखो कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो आंसर है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस समाज के सभी लोगों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का भाव हो। व्यक्ति को अपनी पेशा चुनने का अधिकार प्राप्त हो, जिससे देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वह बिना किसी भेदभाव के लोगों के कार्य करने की अनुमति हो और किसी को जाति के आधार पर ऊंच नीच करार नहीं दिया जाए। राष्ट्रीयता वहाँ के नागरिक की एकमात्र पहचान हो, यानी ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, ये हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। बस एक पहचान होनी चाहिए कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो राष्ट्रीयता एकमात्र पहचान होनी चाहिए, वो जाति और धर्म के ऊपर होना चाहिए। फिर क्या है कि हमारे में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता होना चाहिए, पेशा चुनने की अनुमति होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को ऊंच नीच नहीं करार देना चाहिए। तो ये सब अगर आ जाएगा तो हमारा समाज क्या है, लोकतंत्र जो है वो सच में असली लोकतंत्र माना जाएगा, सच्चा लोकतंत्र माना जाएगा। सो थैंक यू।